नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने संभाली कमान तो सुधरने लगे चार धाम यात्रा के हालात। अधिकारियों को दिए यात्रियों से फीडबैक लेने के निर्देश। वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग पर करें विचार। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी विधायक दे रहे सलाह। विनोद चमोली बोले, साल भर होना चाहिए चार धाम यात्रा की तैयारियों पर काम। जंगलों में लगी आग की चपेट में आ रहे कई लोग। सोमेश्वर रेंज में आग से झुलसकर एक व्यक्ति की मौत। वनाग्नि के चलते अब तक जा चुकी है 6 लोगों की जान। और दून में मलिन बस्तियों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। सूर्यकांत धस्माना बोले, मालिकाना हक दिलाने के लिए होगी लड़ाई। सड़कों पर उतरने की भी चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से वर्चुअली चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और चारधाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में भी और अधिक चारधाम यात्रा की जो संख्या है तीर्थ यात्रियों को लेकर वो और अधिक बढ़ने वाली है। ऐसे में जरूरत है अभी से प्रभावी कदम उठाने की। सीएम धामी ने यात्रा को लेकर अधिकारियों को हमेशा अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही अत्यधिक भीड़ बढ़ने पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग पर विचार करने को भी कहा है। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाकर श्रद्धालुओं से यात्रा को लेकर फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की पोल शुरुआत से ही खुलती नजर आ रही है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के मोर्चा संभालने के बाद व्यवस्थाओं में सुधार होने की उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में चूक हुई कहां। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक ही दलील दे रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से तैयारियां समय पर नहीं हो पाई है। यह रिपोर्ट देखिए। चारधाम में बेपटरी हुई व्यवस्था पर हो रहा काम। सीएम धामी ने संभाली कमान। बीजेपी विधायक चमोली की सलाह, साल भर होना चाहिए चारधाम की तैयारी पर काम। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। हालांकि समय रहते प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला, जिससे व्यवस्थाएं पटरी पर आने की उम्मीद जगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि व्यवस्थाओं में इस बार चूक हुई कहां। हालांकि इस बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मानना है कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारी में चूक हुई है, क्योंकि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान संपन्न हुआ। ऐसे में पूरी तरीके से छूट निर्वाचन आयोग को दे देनी चाहिए थी। वहीं यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल का कहना है कि प्रशासन के द्वारा व्यवस्था मुकम्मल नहीं की गई। आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग 1 महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है। हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है। इन चीज़ों पे तो कम से कम चुनाव आयोग को हमें ऐसे चीज़ों पे सेंसिटिव भी है, धार्मिक भी है, हमारे इस प्रदेश का आर्थिक का आधार भी है, हमारे यहीं तक सीमित है, कोई यहाँ पे चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को, हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पे थोड़ा सा वो शिथिलता बरतें, ताकि इन पे हम लोग काम तेज़ी से कर सकें। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार चुनाव के रहते हुए तैयारियां जो भी चारधाम में हुई हैं, खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री में, वो नाकाफ़ी थी और प्रशासन के द्वारा पहले उन तैयारियों का उतना ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, अब धीरे धीरे सारी वो पटरी पे आ गई है और अब जाम जैसी कोई चीज़ें है नहीं। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर आचार संहिता भी एक वजह अगर मान ली जाए कि सरकार तैयारी को दुरुस्त करने में थोड़ी पीछे रह गई। लेकिन जिन अधिकारियों के जिम्मे चारधाम यात्रा थी, उन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरह से नहीं किया। यही वजह है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि चारधाम यात्रा हो या फिर उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं या फिर आपदा, ये 3 बिंदुएं ऐसे हैं जिन पर साल भर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो एकदम से जन दबाव बढ़ा है और शायद सरकार की अपेक्षाओं से अधिक यात्रा इस समय शुरुआती दौर में ही उत्तराखंड में आ गई है, तो जिसके कारण
ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि शुरुआत में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे करके उन चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है, चीज़ें मैनेज हो रही हैं और आगे चल के ठीक हो जाएगा, ऐसे मेरा मानना है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में 3 काम ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष होते हैं। यात्रा प्रतिवर्ष होनी है, आपदा प्रतिवर्ष आनी है और वनाग्नि प्रतिवर्ष होनी है। तो इसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि भाई यात्रा की तैयारी जब यात्रा आएगी तभी करेंगे, वनाग्नि जब होगी तभी बुझाने की बात करेंगे, जब कोई डिजास्टर होगा तभी उसको ठीक करने की बात करेंगे आपदा को। ये साल भर और अनवरत सतत किए जाने वाले कार्य हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां इस बार दुरुस्त नहीं हुई, लेकिन कोशिश व्यवस्थाओं को पटरी पर वापस लाने की हो रही है। हालांकि इस बार हुई गलती अगले साल के चारधाम यात्रा के लिए सबक है, जिसे ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर 5 साल बाद जब भी देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो चारधाम यात्रा की तैयारी पर असर न पड़े, इसलिए शासन प्रशासन का ध्यान साल भर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर होना चाहिए, जिसका जिक्र खुद बीजेपी विधायक विनोद चमोली कर रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। इन दिनों राजधानी देहरादून में गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं। पारा इतना हाई है कि तापमान ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गर्मी की तपिश से आखिर कैसा है लोगों का हाल, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जून में सता रही जून वाली गर्मी, सूरज की तपिश ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। सूरज के तेवर के आगे सब बेहाल, दून वासियों का गर्मी से बुरा हाल। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इन दिनों गर्मी का पारा इस कदर हाई है कि लोगों का हाल बेहाल है। खास तौर पर देहरादून की बात की जाए तो बीते दिन के तापमान ने पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री दर्ज किया गया। 7 साल पहले यानी 2017 में इस दिन अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आगे आने वाले दिनों में गर्मी लोगों को और परेशान कर सकती है। जो आज अगर बात कर लें तो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारे जो टेम्परेचर है वो करीब 40 से लेके जो है और 41-42 तक जो है कुछ जगहों में वो मिले हैं। और जहाँ तक हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। बढ़ते तापमान के चलते झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज अपने तेवर दिखाने लगता है। एक तरफ चिलचिलाती धूप, दूसरी तरफ गर्म हवा लोगों पर सितम ढा रही है। में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। चिलकती हुई धूप है, उसमें बच्चे परेशान हैं। आप स्कूल में भी देख सकते हैं कि आने जाने में बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है। और बारिश ना होने से किसान को भी काफ़ी नुकसान है, क्योंकि उसे जो अपनी मुंजी की फसल बोनी है वो भी नहीं बो पा रहा है। बताना तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं बताने की, दिन पर इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। बच्चे स्कूल से इतने परेशान हैं और जो किसान है, किसान की तो इतनी बड़ी दुर्दशा है कि वो ना खाने का ना पीने का, और सरकार भी इससे नज़र चुरा रही है। तो और ये तापमान बढ़ रहा है गर्मी का, और बारिश पड़ने में कुछ राहत मिले। बच्चे भी परेशान हैं, लाइट भी भाग रही है, आ रही है। गर्मी के इन दिनों में सड़क पर चलना भी मुहाल है। ऐसे में लोग धूप से बचाव के लिए छाते का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं बॉडी में पानी की कमी ना हो इसके लिए जूस का सेवन कर रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में ये गर्मी लोगों को और परेशान कर सकती है। 18 मई को देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में गर्म हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल मैदानी क्षेत्र सूरज के तीखे तेवर से तप रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हीट वेव से बचने के लिए वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या सलाह दी है, आइए आपको सुनाते हैं। हीट वेव वैसे तो उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हीट वेव अगर 40 डिग्री से ऊपर अगर तापमान चला जाता है
और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, तो शरीर से जो है पानी उड़ने लगता है। तो उसके उड़ने की वजह से आदमी को बहुत तेज़ सिर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मुंह सूखना, पेशाब बंद हो जाना और शरीर अकड़ जाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो हीट वेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें एक टोपी रखें अपने सिर में, छाता का इस्तेमाल करें और अपने पास जो है पानी की बोतल हमेशा एक रखें। घर से भी भरपूर मात्रा में पानी पिएं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुझे प्यास नहीं लगती है, लेकिन बिना प्यास के भी उन्होंने हर 1 घंटे में आधा गिलास पानी पीते रहना है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को जीवन का बहुत ही अहम पात्र माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही शिक्षक गुनहगार बन जाए तो? दरअसल ये गुनहगार शिक्षक उत्तरकाशी के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का है, जिसने स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है और अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। आज आपके बच्चे न घर में सुरक्षित है, न बाहर और न स्कूलों में। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां भी आपकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है। हैरान कर देने वाला मामला उत्तरकाशी के पुरोला के रमाल गांव से सामने आया है, जहां पर सरस्वती विद्या मंदिर के एक हैवान शिक्षक ने स्कूल की 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक ने ट्यूशन के बहाने छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और मौका पाकर आरोपी ने छात्रा से दुष्कर्म किया। रेप के बाद नाबालिग पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। तबीयत में सुधार नहीं होने पर आरोपी शिक्षक दहशत में आ गया। मंगलवार को आरोपी शिक्षक खुद उसे लेकर उपजिला चिकित्सालय पहुंचा। छात्रा को भर्ती कराने के बाद मौके से फरार हो गया। इस पूरी वारदात के बारे में जब छात्रा के परिजनों को पता चला तो वह अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छात्रा की हालत को गंभीर बताकर देहरादून रेफर कर दिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना के दौरान वो यमुनोत्री 4 धाम यात्रा पर गए हुए थे। फिलहाल पीड़ित परिवार अपनी बच्ची को न्याय दिलाने की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। उन्होंने तथ्य दबा कर यूँ बात बताई मेरे को। माँ जी को फ़ोन नहीं जानती करना सर, उनके पास फ़ोन भी नहीं था। और बुढ़ी माँ थी, 80-85 साल की उम्र की थी सर। तो मैं वहाँ से जल्दी में ट्रैफिक का जाम था, वो नौगांव पड़े उसने पहुँचा। तो फिर फ़ोन किया थानेदार साहब को। उन्होंने कहा जी वो तो रेफर कर दी देहरादून, उनकी हालत बहुत गंभीर है। तो मैं कहा मैं देहरादून निकलता हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं देहरादून नहीं, आप इधर आओ और आप यहाँ केस कर दो। मैं किस समझ में सर? बोले ऐसे सब बात हुई। मैं कहा सर मुझे मालूम नहीं। बोला घर वाले ने बोला। मैं कहा सर घर वाले कौन बोल रहे थे? तो उन्होंने कहा जी कि केस कर दो। मैंने नहीं सर पहले मैं लड़की को बचा दूँ, उसके बाद केस करो। उन्होंने कहा नहीं आज होता केस। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला साहब, और उन्होंने केस किया सर, वहाँ केस दर्ज कर दिया। और फिर मैं आया, लड़की हालत बहुत गंभीर। लड़की हमको नहीं पहचान पा रही थी सर, पर लड़की की हालत थोड़ा कल से थोड़ा सुधर रही है थोड़ा सा, और पहचान पा रही है सर हमको, और उसकी गंभीर हालत है। और मैं सर धामी सरकार से, विधायक जी से, सभी लोगों से गुजारिश करूँगा सर उस लड़के को सर फांसी की सजा से अन्य कोई अगर कड़ी से कड़ी सजा मिले सर वो मिलनी चाहिए सर। वहीं इस मामले में दोन अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल बच्ची की जो स्थिति है उसमें लगातार सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मेडिकल कंडीशन बच्ची की बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो अपने घर हम उसको भेज सकते हैं। वहीं पीड़िता के परिवार को न्याय का आश्वासन देने के लिए राजनीतिक दल के लोग भी पहुंचे हैं। वहीं पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल दून अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जो भी घटना हुई एक निंदनीय घटना है और जो भी दोषी था उसको ऑलरेडी जो है जेल भेज दिया गया है। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज हो चुका है। और मैं अभी बच्चे से मिल के आया हूँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ और मैं जिस तरीके मैंने अभी उनसे मिल के तो बच्चे की जो हालत है वो स्टेबल है। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो सरकार बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार में नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उसका यौन शोषण हो रहा है और उसके बाद सरकार कार्रवाई नहीं करती है, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। 2-3 दिन के बाद तो मुकदमा दर्ज हुआ है। एक शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर कलयुग के ये शिक्षक भक्षक बन बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि पुरोला में जो वारदात हुई है उसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
लोहाघाट पहुंचे उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने रामलीला मंच से भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात में बॉबी पवार ने युवाओं से भर्ती परीक्षा में हो रही समस्याओं को लेकर चर्चा की। हालांकि अपने इस दौरे को लेकर बॉबी पवार ने बताया कि वो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। कुमाऊं दौरे पर वो निकले हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और अपने काफिले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी रहे हैं। जो कुमाऊं भ्रमण का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमने लड़ाई सड़कों पर शुरू की थी उस लड़ाई को मजबूत करना है और कहीं ना कहीं जो संगठन को मजबूत करने की बात है, हम कुमाऊं भ्रमण में हर जिले में जाकर हर जगह जाकर लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं राज्य में बढ़ते तापमान के साथ जंगल भी धधकने लगे हैं। अल्मोड़ा में वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं लगातार कई तरह के नुकसान भी हो रहे हैं। ताजा मामला जिले के हवालबाग ब्लॉक से सामने आया, जहां खोड़ीपट्टा गांव में जंगल की आग बुझाते वक्त ग्रामीण पूरी तरह से झुलस गया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीर आपको विचलित जरूर कर सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्मोड़ा जो जंगल है वहां के किस तरह के वहां हालात है। जंगलों की आग जो है वो लगातार बेकाबू होती नजर आ रही है। वहीं जो मृतक था वो मजदूर बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वनाग्नि की घटनाओं में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह एक सूचना आई थी कि वहाँ खाईकट्टा के जंगल में एक कोई व्यक्ति जो है आग से जलकर मृत्यु हो गई करके। तो उसके बाद हम सूचना पे मौके पे टीम गई हमारी, तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि आधा जला हुआ था, जिसका नाम है महेंद्र सिंह डांगी। उम्र उसकी लगभग 45 साल है। उसके पिताजी का नाम स्वर्गीय गोविंद सिंह। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ अब आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। दरअसल उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए अब सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ये मलिन बस्तियों का सबसे पुराना संगठन है, जो 90 के दशक में बनाया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर कोई संकट आया है, मलिन बस्तियों के उजाड़ने की कोई भी साजिश नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार कभी भी हुई, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बनने के बाद भी। 1996 में बहुत बड़ा संकट आया था, तो हमने बहुत विशाल रैली करके मलिन बस्तियों को बचाया था। उसके बाद 2000 से लेकर के और आज तक जितनी बार भी मलिन बस्तियों के ऊपर संकट आया, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने संघर्ष किया, मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों कई इलाकों में सिविल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इन सिविल लाइनों को बिछाने के बाद इन पर बनाई जाने वाली सड़कों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सड़कों की जो गुणवत्ता है वो सवालों के घेरे में है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है राजधानी देहरादून के बंजारावाला क्षेत्र के विष्णुपुरम लेन नंबर 1 की, जहां सीवर लाइन बिछाने का काम तो चल रहा है, लेकिन सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़क के घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय निवासी अब सवाल उठा रहे हैं। एडीबी के द्वारा ही सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है और यही सड़क भी बना रहे हैं, लेकिन सड़क बनाने में मटेरियल का जो इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसे मानो सीमेंट की जगह मिट्टी डाली जा रही हो। यही वजह है कि सड़क पर जब गाड़ियां चल रही है तो मिट्टी उड़ रही है और साथ में कंक्रीट भी सड़क से उखड़ रहे हैं, जिससे आम लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। कई जगहों पर सड़क उखड़ चुकी है तो कहीं पर गड्ढे हो चुके हैं। स्थानीय निवासी सड़क की गुणवत्ता पर सीधे सवाल उठा रहे हैं और सड़क के निर्माण को सही तरीके से न करने पर धरना देने और निकाय चुनाव में मतदान बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। साल भर हो गए वहाँ सड़क खुदे हुए और अभी तक वहाँ कच्चा भी नहीं बना है और साल भर से जो है लोग धूल फांक रहे हैं और कई लोग गिर गए हैं, कई लोग चोटिल हो गए, बहुत बुरे तरह से घायल हो गए। मेन सड़क पे आप जाएंगे, अभी जाएंगे देखेंगे तो बहुत बुरे हाल है कि पैदल चलना, गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ठेकेदार का पता ही नहीं लग रहा है। अगर कोई ठेकेदार एक दिन पहले दिन कोई और आ रहा है, दूसरे दिन कोई और आ रहा है, तीसरे दिन कोई और आ रहा है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई आप कौन है, वो कह रहे जी दूसरे ठेकेदार को पूछ लो। यहाँ तक कि जो ठेकेदार है, ठेकेदार को मुझे पता नहीं चला कि मुंशी है कि ठेकेदार है कि ये कर्मचारी है कि अधिकारी है, ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा। जब उनसे बात करो तो उनका कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपको जहाँ मर्जी वहाँ शिकायत कर दो। इसका मतलब क्या होता है? मैं विधायक पे भी गया, विधायक से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आके तो देखो। विधायक पता नहीं क्यों डर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों डर रहे हैं। क्या ये हाईकमान का कहीं दबाव है
या विधायक जी की क्या कुछ मिली भगत है? मेरी बात हुई थी एडीबी के एई से, तो उनका कहना था कि मेन रीज़न उन्होंने ये बताया कि जो है ट्रैफिक नहीं रुक पा रहा था रामगढ़ जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं रुक पा रहा है, ट्रैफिक रोकने का काम किसका है? ये आपका है। जब आप सड़क बना रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, आप कार्यदायी संस्था हैं, आपका काम है। मैं ये कहता हूँ कि आज आपने ये बहाना दे दिया, कल आप इसमें जो है जब फाइनल रोड बनाएंगे फिर आप क्या बहाना देंगे? हम बिल्कुल जी निकाय चुनाव का विरोध करेंगे। जब आज कोई नेता इस रोड को देखने नहीं आ रहा, हम पूरी सभी अपने मोहल्ले वासियों से निवेदन करेंगे कि कोई भी वोट देने नहीं जाएगा, और जो वोट देने जाएगा उसके खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, उसके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। एडीबी के अधिकारियों से जब हमारी टीम ने संपर्क किया तो अधिकारी बयान देने से बचते नजर आए, लेकिन धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये काम चल रहा है, उनका कहना है कि गुणवत्ता के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मैंने विभागीय अधिकारियों को कहा है, और उससे पहले मैं कई जगह जहाँ शिकायतें आती हैं खुद मौके पर जाके मैं उसको देखता भी हूँ और ठीक भी करता हूँ। समय समय पर यहाँ बैठकें होती हैं, मैं सभी लोगों को हिदायत भी देता रहता हूँ। वर्तमान में मैंने जो एडीबी के हेड हैं विनय मिश्रा, उनको भी कहा है कि वो मौके पे जाएं और उसको देखें कैसे उसको ठीक किया जाना है, और यदि कोई कमी है तो फिर पेनलाइज करें। ठेकेदारों को पेनल्टी का प्रोविज़न रहता है, और जो अधिकारी उसको देख रहे हैं उनको कम से कम उनको टाइट करना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए ऐसे काम गड़बड़ क्यों हो रही है। लेकिन गड़बड़ होने नहीं दी जाएगी। हम लोग पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं, और कहीं कोई शिकायत भी हो तो लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उसका समाधान भी निकालूंगा। अब देखना होगा बीजेपी विधायक के इस आश्वासन का कितना असर पड़ता है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में इन दिनों जो है वो सीवर लाइन का काम जो है वो चल रहा है, और सीवर लाइन का जो काम है वो आम जनता की परेशानियों को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ जो गुणवत्ता है उस पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम बंजारावाला क्षेत्र के विष्णुपुरम लेन नंबर 1 में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुणवत्ता है उसको लेकर काफ़ी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो ये सड़क यहाँ पर बनी है उसके बाद जो ये यहाँ पर आपको कंक्रीट दिख रहे होंगे, ये एक उदाहरण है कि आखिरकार सड़क पक्की बननी थी उसमें सीमेंट की जो मात्रा होनी चाहिए थी वो इतनी कम थी कि जो ये पूरी सड़क है वो आज उखड़ने के कागार पर है। और जो इंजीनियर हैं उनको भी ये एक तरफ से सलाम है। ये आप गड्ढा यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉल बनना है, लेकिन अगर कोई देर रात यहाँ पर आ रहा होगा, अगर गाड़ी से टू व्हीलर से भी आ रहा होगा, तो उसके गिरने के पूरे संभावना यहाँ पे है, क्योंकि इस होल को जो है वो अभी तक पूरी तरीके से यहाँ पर ढक्कन उस हिसाब से जो यहाँ पर लगाया नहीं गया। और गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये कंक्रीट यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है, और ये इसका उदाहरण है, क्योंकि जो ये सड़क पक्की हुई है यहाँ पर उसमें जो सीमेंट की मात्रा है वो काफ़ी जो है कम, और इसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी सवाल भी उठा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो सड़क ये यहाँ पर डैमेज हो गई है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा ये जो मटेरियल यहाँ पर है ये पूरा यहाँ पर सड़क उखड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो ये सड़क बनी है उसकी स्थिति क्या है। और ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये मसाला है जिसने यहाँ पर पकड़नी थी वो पूरी तरीके से हाथ में आ रहा है, और गुणवत्ता को लेकर जो है वो पूरी तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार जिस तरीके से जो राजधानी देहरादून में सीवर लाइन का काम जो चल रहा है उस पर कई तरीके के सवाल जो है वो लोग उठा भी रहे हैं, और जिस तरीके से काम चल रहा है उसके लेकर सवाल इसलिए उठा भी रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर काम अधूरा जो छोड़कर चले जा रहे हैं, उसके बाद दूसरी जगह सड़क खोदने को मिल रही है, लेकिन गुणवत्ता सबसे बड़ा अब सवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो स्थानीय लोग परेशान हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार उसका संज्ञान लेगी और गुणवत्ता को लेकर जो है वो कोई दिशा निर्देश जारी करेगी। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं हल्द्वानी नगर निगम इस वित्तीय वर्ष की टैक्स वसूली में जुट गया है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा के मुताबिक नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स वसूली के साथ साथ बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में 471 बड़े टैक्स पेयर है जिनसे टैक्स वसूली की जानी है। उन्होंने ये भी बताया कि जो टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोई भी नगर निगम हो उसकी रीढ़ की हड्डी उसका टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसका टैक्स कलेक्शन है। तो मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि शहर में जो बड़े
टैक्स पेयर्स हैं उनकी सूची बना करके उनको पर्सनली बात भी की जाए, नोटिसेस भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय जो है रिमाइंडर्स भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय टैक्स भरें। तो इस संदर्भ में जो हमने सभी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको भी एक लिस्ट बना ली है, वो करीब 471 की लिस्ट है सभी वार्ड्स में, क्योंकि जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है उसमें अभी टैक्सेशन शायद नहीं लगा है एज़ पर द जियो। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी हैं हमारे बड़े टैक्स पेयर्स उनको ससमय टैक्स वसूला जाएगा और जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तरकाशी पुलिस ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले का खुलासा किया। दरअसल यहां रजिस्ट्रेशन बारकोड चेक करने पर 2 यात्री बस में सवार 88 श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन की तारीख फर्जी मिली है। वहीं जब इस मामले में श्रद्धालुओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार में टिंकू और मंटू नाम के 2 टूर ऑपरेटर ने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपको बता दें कि उत्तरकाशी पुलिस ने श्रद्धालुओं की तहरीर पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें लोग ज़्यादातर लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं, डेट एडिट करके आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा ना करें। कितने रजिस्ट्रेशन है जो एडिट? अभी हमने 38 लोगों को ये आपके सामने पकड़ा है जी। ये फर्जी रजिस्ट्रेशन है, टूर एंड ट्रेवलर्स वाले ये करवा के दे रहे हैं उनको। कल हीना रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जब पुलिस द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की गई तो ऐसा पाया गया कि दो हमने ऐसे बसें पकड़ी जिसमें 88 यात्री थे और जिनका रजिस्ट्रेशन जब चेक किया गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया। मतलब जब बार कोड स्कैन किया गया तो उसमें पता चला कि इनकी डेट तो कुछ और ही है जबकि ये कुछ और दिखा रहे हैं। वहीं देवप्रयाग विधानसभा के मुंडोली से गुरुछोली मोटरमार्ग पर चल रहे डामरीकरण के कामों पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 8 किलोमीटर की रोड पर डामरीकरण के बावजूद कई जगहों पर सड़क के बीचों बीच घास उग रही है। लोगों का आरोप है कि डामरीकरण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्यदायी संस्था के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि इस सड़क की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो पूरा ध्यान दिया जाए। मैं साइड पे 70% यहीं पे साइड पे रहता हूँ, अपने सामने काम कराता हूँ। बाकी पूरी रोड आप एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी शिकायत नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है। कितना किलोमीटर है ये है 8 किलोमीटर। इसकी थिकनेस है 20 mm 2 सेंटी। उधर श्रीनगर के डांग में आवासीय बस्ती में गुलदार ने 3 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया। आज शनिवार की सुबह बच्चे का शव घटनास्थल से 200 मीटर दूर मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं गढ़वाल के वन प्रभाग डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 1,80,000 रुपए दे दिए गए हैं। कल रात को लगभग 8:30 बजे हमारी क्यूआरटी टीम को जो है सूचना मिली कि 8:15 बजे के आसपास बुहानी रोड पे एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम सूरज है, पिता का नाम हरिद्वारी लाल, मूल निवासी बरेली से है, बरेली उत्तर प्रदेश से। इसको जो है अपने घर के नजदीक से गुलदार उठा लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली वनकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और पुलिस वालों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू करी। अन्य टीम भी जो है हमारी बॉडी से तुरंत वहां पहुंची। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने संभाली कमान तो सुधरने लगे 4 धाम यात्रा के हालात। अधिकारियों को दिए यात्रियों से फीडबैक लेने के निर्देश। वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग पर करें विचार। 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी विधायक दे रहे सलाह। विनोद चमोली बोले साल भर होना चाहिए 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर काम। जंगलों में लगी आग की चपेट में आ रहे कई लोग। सोमेश्वर रेंज में आग से झुलसकर एक व्यक्ति की मौत। वनाग्नि के चलते अब तक जा चुकी है 6 लोगों की जान। और दून में मलिन बस्तियों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। सूर्यकांत धस्माना बोले मालिकाना हक दिलाने के लिए होगी लड़ाई। सड़कों पर उतरने की भी चेतावनी।